थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर खिरनी गड़ जाती और उसके नीचे एक गली कुआं बन जाती। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। तो इस तरह से अब पहले बच्चों ने क्या किया, मिठाई की दुकान लगाई, फिर भोज मतलब कि भोजन किया, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनी उसमें भी। और फिर बाद में क्या किया है, बच्चों ने बारात निकाली, शादी रचाई। और अब क्या कर रहे थे बच्चे लोग, खेली खेल में फसल जो मतलब कि खेती करने लग गए थे और फिर जल्दी से फसल तैयार भी होती और उस फसल को काट भी लेते। बच्चे फसल काटते काटते क्या गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। फिर फसल जो होती थी उसे पैरों से रौंदते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते थे। तो कसोरा मतलब कि मिट्टी का एक कम गहरा कटोरा, तो कसोरे का सूप बनाकर तो मिट्टी का एक गहरा कम गहरा कटोरा लेते और उसमें ओसाते मतलब कि हवा से अनाज को और जो कचरा होता था उसको अलग करना मतलब कि ओसाना। तो ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे और मिट्टी के दिए के जो है तराजू बनाते थे और फिर उस पे फसल तौलकर और फिर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। और फिर जब ये प्रक्रिया चल रही होती थी उसी समय पे लेखक के पिताजी आके पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग यूं का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। और जैसे ही बाबूजी आके पूछते तो बच्चे लोग क्या करते थे, वो खेत खलिहान जो का तो मतलब कि जैसा पड़ा है वैसा का वैसा छोड़कर सभी बच्चे भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। तो इस तरह के नाटक लेखक और उनकी मित्र मंडली रोज करती थी और जो वहाँ से राहगीर होते थे, पथिक होते थे, वो भी वहाँ से गुजरते टाइम कुछ समय रुककर उनके खेल तमाशे देखा करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। तो जब फिर ये बच्चे लोग ना ददरी के मेले में जाने वाले लोगों का समूह देख लेते थे तो फिर कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे कि किसी दूल्हे के आगे आगे ओहारदार मतलब कि पर्देदार पर्दे वाली पालकी देख लेते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। क्या चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। तो इस तरह से ये बच्चे लोग चिल्लाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। और इस तरह से चिल्लाते थे तो एक बार एक बूढ़े वर ने जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, ऐसे वर ने बच्चों को खदेड़ कर मतलब कि डांट डपट कर वहाँ से भगाया और ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। तो उस कुरूप बुढ़े की या नापाक लुटेरे की खसूट खब्बीस मतलब कुरूप बुढ़ा या नापाक लुटेरा। तो उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो लेखक कहते हैं कि पता नहीं कौन सा ससुर था ऐसा जिसने अपनी बेटी के लिए ऐसा जमाई ढूंढ निकाला था। ऐसा घोड़मुआ मतलब कि घोड़े जैसे मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आज आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ
दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। सनसनाने लगी मतलब कि हवा जो थी बहुत तेज चलने लगी, सनसन की आवाज आने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। तो पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे मतलब कि इतनी तेज हवा थी कि पेड़ झुकने लग गए। तो इतनी तेज हवा थी कि पेड़ झूलने लग गए। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मतलब कि सभी बच्चे मिलकर पेड़ों की जो जड़ होती है उससे एकदम चिपक के बैठ गए, जैसे कि अठई कुत्ते के कान में चिपक जाती है। तो कुत्ते के कान में जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल कीड़े होते हैं जो उससे चिपके होते हैं, कान से चिपके होते हैं, वैसे ही बच्चे लोग, हम लेखक कहते हैं कि हम लोग सभी मित्र लोग, पूरी मित्र मंडली जो थी वो पेड़ों की जड़ों से चिपक कर बैठ गई। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। तो बारिश थम गई थोड़ी देर में, और जैसे ही बारिश रुकी तो वहाँ बाग में क्या नजर आए? बिच्छू नजर आए बहुत सारे। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। तो अब बैजू जो था वो बड़ा ढीठ था, तो वो ज़्यादा शैतान था। तो उसको कौन मिल गए रास्ते में? मूसन तिवारी मिल गए। अब मूसन तिवारी को बैजू चिढ़ाने लगा। चिढ़ाकर क्या बोला? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो बैजू क्या बोला? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। चोखा मतलब कि भुर्ता। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। बैजू के सुर में सुर मिलाकर मतलब कि जैसे बैजू बोल रहा था, जैसे चिल्ला रहा था, वैसे हम लोग भी चिल्लाने लग गए उसके साथ। हुसैन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। अब जब हुसैन तिवारी ने खदेड़ा, सब बच्चों को की अच्छे से डांट लगाई और उनके पीछे भागा, तो सब लोग आंधी हो गए, मतलब कि हो चले, मतलब कि घर की तरफ भाग के चले गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। तो अब वहाँ से बैजू को और लेखक को पकड़कर लाने के लिए गिरफ्तारी वारंट छूटे। गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे मतलब कि उनको पकड़कर लाने के लिए निकले। इधर यों ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। तो बैजू तो भाग गया। गुरुजी के सिपाही मतलब गुरुजी ने कुछ लोगों को भेजा उनको पकड़ने के लिए, तो बैजू तो भाग गया वहाँ से, लेकिन लेखक पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, मतलब कि लेखक की बहुत डांट लगाई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। तो अब जब गुरुजी ने डांट लगाई तो अब लेखक चुप होने वालों में से नहीं था। बाबूजी ने, लेखक के पिताजी ने बहुत पुचकारा, बहुत समझाया, लेकिन वो चुप नहीं हुए। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। गुरुजी की खुशामद करके, गुरुजी को मना कर, समझा कर या खुशामद करके घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे। अब फिर से लेखक के साथियों का झुंड मिल गया। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। इस तरह से बच्चों का जो झुंड था ऐसे चिल्लाता हुआ जा रहा था। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया।
हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तो जैसे ही बच्चों को देखा, लेखक अपने बाबूजी की गोदी से उतरने की जिद करने लगे और बाबूजी की गोदी से उतर गए और फिर उन्हीं लड़कों के साथ में तान सुर अलापने लगे, मतलब कि वैसे ही गाने लगे जैसे वो बच्चे लोग गा रहे थे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम तो खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अब सभी बच्चे कहाँ गए? मकई का खेत था, वहाँ पे चिड़ियों का झुंड था, मतलब कि बहुत सारी चिड़ियाँ थी। तो उनको पकड़ने के लिए सभी बच्चे उनके पीछे भागे। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो लेखक गा रहे थे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। तो खेत से बाहर खड़े होकर बाबूजी और गांव के कई लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे और हंस हंस कर क्या कह रहे थे कि चिड़िया की तो जान जाए, चली जाए भले, लेकिन ये सब बच्चों के लिए क्या है? खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, मतलब कि सही में बच्चे जो होते हैं और बंदर जो होते हैं, शैतान बच्चे होते हैं, और बंदर जो होते हैं वो दूसरे की परेशानी को नहीं समझते हैं, पराई पीर को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, मतलब कि चूहों के बिल में हाथ डालकर वहाँ से पानी बाहर फेंकने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब जब चूहे के बिल से सभी बच्चे, लेखक अपने सभी मित्रों के साथ, सभी बच्चों के साथ में पानी निकाल रहे थे, इतने में क्या आया? गणेश जी के चूहे का रक्षक शिव जी का सांप निकल के वहां से आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट। तो अब जैसे ही सांप को देखा सभी बच्चे बहुत डर गए, बहुत घबरा गए और जैसे थे वैसे ही वहाँ से भाग निकले। और कोई औंधा गिरा, मतलब कि कोई उल्टा गिरा, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, और कोई बिल्कुल चित हालत में है। अंटा चित मतलब कि बिल्कुल चित हालत में। किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। और कोई गिर रहा है, किसी के दांत टूट रहा है, किसी के चोट लग रही है, किसी के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, और इस तरह से सभी बच्चे सांप से डर के भाग रहे हैं। और लेखक कह रहे हैं कि उनका भी जो देह है, उनकी देह है, उनका शरीर है, लहूलुहान हो गया और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, मतलब कि पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बाबूजी बैठक के ओसारे मतलब कि बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। बाबूजी ने बुलाया, लेकिन बाबूजी की अनसुनी करके, बाबूजी को अनसुना करके माता के पास ही लेखक चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली, मतलब कि माता की गोद में जाके बैठ गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। मैया क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अब लेखक सांप को देख लिए थे, लेखक ने सांप को देखा था तो बहुत डर गए थे, और उनको डरता हुआ कांपता हुआ देख के माता ने सारा काम छोड़ के और लेखक को अपनी गोद में बिठाया, और माँ भी रोने लग गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें आंखें भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब बच्चे को ऐसे परेशान देख के, डरा हुआ, घबराया हुआ और लहूलुहान देख के माँ खुद परेशान हो गई, खुद डर गई। बार बार पूछ रही है लेखक से कि क्या हुआ, मुझे बताओ, लेकिन लेखक कुछ डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। और माँ खुद घबरा गई, डर गई, जैसे कि उस पर बहुत बड़ा संकट आ गया हो। बच्चे की इस हालत को देखकर माँ पे जैसे कि कोई बहुत भारी संकट आ गया हो। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। माँ ने क्या किया, जल्दी से
हल्दी पीसी और लेखक के घाव पर लगाई। घर में कोहराम मच गया, मतलब कि सब लोग अशांत हो गए, सब लोग डर गए कि ये क्या हुआ। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। अब लेखक के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है कि उन्होंने सांप देखा है, बस सा इतनी सी आवाज़ निकली उनके मुंह से। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहा कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। अब कांपते हुए लेखक के होठों को देखकर मैया बार बार रो रही थी। मैया खुद डर गई थी कि क्या हुआ है बच्चे को, और वे लाड से लेखक को गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो इतने में लेखक के बाबूजी आते हैं, लेकिन लेखक ने जो मैया का आंचल था उसको नहीं छोड़ा, जहाँ पे प्रेम और शांति की छाया में वो बैठे हुए थे, बेखौफ होके बैठे थे। अब लेखक को ये शांति थी कि माँ की गोद में उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखा हमने कि लेखक वैसे पूरा दिन भर अपने बाबूजी के साथ रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे। लेकिन जब कोई संकट आया तो उन्हें किस पे भरोसा था? सिर्फ अपनी माँ पे ही भरोसा था। वे अपनी माँ की गोद में ही जाके छुप गए। बाबूजी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेखक बाबूजी के पास भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि माँ का आंचल ही दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा, कोई भी बच्चा हो, अपनी माँ के आंचल में, अपनी माँ के गोद में जाके खुद को महफूज पाता है, सुरक्षित अनुभव करता है।